हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? तो आज की क्लास में आप लोगों को 11th एंड 12th को कनेक्ट करने वाला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं स्टूडेंट। आज लेक्चर का फर्स्ट डे है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने 11th में जीओसी चैप्टर को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये पूरी सीरीज, ये पूरा चैप्टर बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हम 11th में जीओसी को हल्के में लेते हैं और वही हमारे लिए 12th में लगभग 5 चैप्टर 50% सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द 12th इज डिपेंडेंट ऑन दिस चैप्टर। If you are not going properly in this chapter, then it may be create the trouble for you for understanding of the organic chemistry of the 12th standard. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर अपनी सीरीज का मैं 12th के लिए समर्पित करता हूं। हालांकि ये चैप्टर 11th का है, फिर भी 12th के स्टूडेंट के लिए क्यों यूजफुल है उसका मैंने आपको रीजन बताया। तो मैंने जैसा कि पहले ही क्लास में आपको बताया था कि होल केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हमारा 11th में आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम यहां पर मैंने लिखा है, नाम दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इसलिए क्योंकि बाद में इसी चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे, और इसीलिए मैंने इसका नाम ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, एक बात जो मुझे आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले सेट करना है वो वर्ड है ऑर्गेनिक। अगर मैं इसमें से IC वर्ड हटा दूं तो ये बचता है ऑर्गन। पूरी दुनिया में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है, नेचुरली प्रोसेस्ड किया हुआ है, तो ऑर्गन वर्ड से ही बना हुआ है ऑर्गेनिक। ऑर्गन मीन्स कि किसी इन वाइटल फोर्स के अंदर कोई कंपाउंड का सिंथेसिस सेल के अंदर होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। लेकिन सच बात तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब वैसा नहीं रहा जैसा इसका नाम है। इसमें बहुत सारे लगभग 5.5 लाख ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम एक तरफ तो वर्ड बोलते हैं सिंथेसाइज्ड और दूसरी तरफ वर्ड बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो सच बात तो यह है कि अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। फिर भी हम उसको ऑर्गन से बने हुए सबसे पहली बार डिस्कवर हुए, इसीलिए इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको ऐसा नाम मिला कैसे? तो स्टूडेंट, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबसे पहली बार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो नाम दिया ना, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहां से आया वो मैं आपको एक चीज ध्यान से समझ लो, वो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ना वो कैसे बने उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी है। हम लोगों ने वोहलर नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। वोहलर यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया फ्रॉम द आर्गन एंड इट वाज यूरिया। तो वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार जिस कंपाउंड को सेलेक्ट किया उस कंपाउंड का क्या नाम था? उस कंपाउंड का नाम था, यहां पर मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूं जिसे हम वोहलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अभी देखिए, वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार सिंथेसिस ऑफ यूरिया विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे लैब में वोहलर ने सिंथेसाइज किया, और यही यूरिया हमारी यूरिन में भी प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसीलिए उसको कंपेयर करके
उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया। दूसरी बात हम करते हैं कि सिंथेसिस ऑफ द एसिटिक एसिड को सबसे पहली बार सिंथेसाइज करने का काम किन्होंने किया? वो कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने किया। 1845 में कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं, और इस विनेगर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड। इसको सबसे पहली बार कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया। इसके बाद तीसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसे वर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने 1856 में, यानी कि 11 साल के बाद, मीथेन को सिंथेसाइज किया। यानी कि इन्होंने, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड आल्सो। इसके पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ड्यू टू ओनली वाइटल फोर्स, ड्यू टू ओनली इनसाइड ऑफ द लिविंग सेल। लेकिन सबसे पहली बार इन लोगों ने प्रूव किया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर सिंपली हम यूरिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है इसका नाम है अमोनियम साइनेट, यानी आप इसको चाहो तो NH4CNO लिख सकते, NCO लिख सकते हो। देखो ये तीन चीजें यहां पर समझने लायक है। NH4CNO, NH4NCO और NH4CN, ये तीन चीजें यहां पर हमको समझना है। पहला तो NH4CNO, NH4CN और NCO में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। ये जो कंपाउंड है ना, दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनाइड, इसको हम कहते हैं अमोनियम साइनाइड। फिर अगर हम इसी को ऐसा लिख दें कि NH4NC, तो ये क्या कहला जाएगा? इट इज कॉल्ड अमोनियम आइसोसाइनाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइनेट, ये है अमोनियम साइनाइड, ये है अमोनियम आइसोसाइनाइड। अब हमने ऑक्सीजन लगा दिया, CNO कर दिया, इसमें हमने O लगा दिया, तो ये बन जाता है अमोनियम साइनेट। क्या कहलाता है? अब ये बन गया अमोनियम साइनेट। और अगर हम इसको N को पहले ले आते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अमोनियम आइसोसाइनेट। गेटिंग स्टूडेंट? ये जो है दिस इज अमोनियम साइनाइड, ये है अमोनियम आइसोसाइनाइड, ये है अमोनियम साइनेट और ये है अमोनियम आइसोसाइनेट। अगर आप इसी की जगह पर सपोज सल्फर लगा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, अगर आप इसमें ऐसा कर देते हैं NH4CNS कर देते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अमोनियम थायोसाइनेट। क्या नाम हो जाएगा? अमोनियम थायोसाइनेट। आप इसको नाम ऐसा लिखोगे, इसका नाम होगा अमोनियम थायोसाइनेट। यानी 8 वर्ड कब लग रहा है आपको पता चल रहा है? अमोनियम थायोसाइनेट। इसी को आप उल्टा कर दो तो ये कैसा हो जाएगा? NH4 और हो जाएगा NCS, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? अमोनियम आइसोथायोसाइनेट। 5 कंपाउंड में आपको डिफरेंस पता चला? अमोनियम साइनाइड, अमोनियम आइसोसाइनाइड, अमोनियम साइनेट, अमोनियम आइसोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट और अमोनियम आइसोथायोसाइनेट। अब एक्चुअली यहां पर हमने जो आयन लिया है वो अमोनियम आइसोसाइनेट का लिया हुआ है। ये क्या है? अमोनियम आइसोसाइनेट। अगर आप इसको गर्म कर दो तो बाय हीटिंग दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, इसे हम यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यूरिया का फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये कैसा है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और इसका आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, नॉन आयनिक कंपाउंड, ये ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसे हम कहते हैं बोहलर थ्योरी। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं कि किस तरह से
कंपाउंड को हम आगे और भी क्या कर सकते हैं, और भी थोड़ा स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। एक्चुअली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑलरेडी क्या मीनिंग होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि दीज कंपाउंड शुड बी मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। ये किसके बने होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव के बने होना चाहिए। यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने मान लो CH4 लिया, तो इसमें दो चीजें हैं, कार्बन है और चारों तरफ क्या है, इस पे हाइड्रोजन है, तो इट इज मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन CH4। इनके डेरिवेटिव मतलब जैसे आपने ले लिया CH3Cl, या तो आपने ले लिया कोई CH3OH मीथेनॉल ले लिया, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। कैसे, क्योंकि ये पहले क्या था, CH4 था, आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर आपने OH को लगा दिया, तो इसने क्या बना लिया, मीथेनॉल बना दिया। यानी कि मीथेन के हाइड्रोजन में से आपने एक OH को रिमूव करके डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे OH लगा दिया, वो क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। सेकंड है कि इन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हमने एक अलग ब्रांच स्टेब्लिश किया और उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, एक ह्यूज पोर्शन है। यानी 11th-12th मिला करके अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। तो अभी अपने को पढ़ना है स्टूडेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अभी थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी। देखो, टेट्रा का मीन्स होता है 4, टेट्रा का मीन्स क्या होता है 4, यानी कितनी वैलेंसी होना चाहिए, 4 वैलेंसी होना चाहिए। अब आप 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को ध्यान में रखो। देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या पोजीशन है वो थोड़ा हमें समझना होगा। यहां पर समझ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में यहां पर FONCB, फिर यहां पर कौन आता है, S ब्लॉक में बेरिलियम और यहां पर लिथियम। ग्रुप नंबर 1, 2, यहां पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में कौन आ गया, हीलियम और फिर यहां पर नियॉन। तो कार्बन का है ग्रुप नंबर 14, एटॉमिक नंबर है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन के लिए आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p2, यानी कि ये डुप्लेट हो गया कंप्लीट। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने, 6 हो सकते हैं, लेकिन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसके बेस पर देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, फिर भी ये 4 वैलेंसी शो इसलिए करता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के टाइम जंप करके कहां चला जाता है, 2p पे चला जाता है। ये बात हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे चला जाए तो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करते हैं और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेट्रावैलेंट है। यानी कि अगर आप देखो तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे 4 बॉन्ड को फुलफिल करने वाले ही बनेंगे। या तो इट मे बी हाइड्रोकार्बन और इट मे बी द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, लाइक एल्काइल हैलाइड, एल्केनॉल्स, साइनाइड, एनी ऑफ द कंपाउंड, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 ही शो होगी। तो इनमें से सबसे पहली और मेन जो बात है वो ये है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंपाउंड कौन है, मीथेन। देखो यहां पर 1 2 3 4 आपने बॉन्ड बनाए तो कार्बन ने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यूज हुए, इसने ऑक्टेट पूरा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट इज कंप्लीटेड।
यानी कि मीथेन में कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। अब आप हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो तो दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे हम कह सकते हैं मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो सेड लाइक द मिथाइल टेट्राक्लोराइड, है ना। टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम है और मिथाइल टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपने यूज किया, ऑक्टेट पूरा किया, लेकिन कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 2 3 4, तो टेट्रावैलेंसी का यूज कर रहा है। अगर हम कुछ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में देखें तो भी कार्बन की टेट्रावैलेंसी इसके कारण पूरी हो रही है, यानी जहां भी आप देखो कार्बन टेट्रावैलेंसी ही शो करता है। इवन कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हर एक केस में, जैसे आपने यहां पर सपोज अगर डबल बॉन्ड का मतलब कि सपोज आपने एल्कीन लिया तो यहां पर भी कार्बन में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अब दूसरे कोई एलिमेंट जुड़ सकते हैं यहां पर, तो भी कार्बन का 1 2 3 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। अगर मैं कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लाइक एल्काइन लेता हूं, सपोज अगर मैं यहां पर एल्काइन लेता हूं, लाइक मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे इसके दूसरे एलिमेंट के, तो भी कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किया, 1 2 3 4। ये शो करता है कि कार्बन जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करेगा टेट्रावैलेंसी शो करेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? टेट्रावैलेंसी इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यू नो दैट द डुप्लेट इज कंप्लीटेड हियर इन द केस ऑफ द 1s2 and remaining part like the second cell have 4 electrons and due to presence of these 4 electron it shows tetravalency। ओके स्टूडेंट, अगला टॉपिक इसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और भी थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इसको आगे लेकर के चलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि ये दूसरे मेटल के साथ कैसे टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करता है, इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इसको ध्यान से समझना और पढ़ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एकदम बेसिक से चीजों को लेके चल रहा हूं, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा है अपने टीचिंग करियर में कि बहुत सारे स्टूडेंट को जब वो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम जीरो से ध्यान नहीं देते हैं तो 12th में आते 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 उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नफरत हो जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम बेसिक चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करते हैं, टीचर की बात पहले हम 11th में सुनते नहीं हैं और इसीलिए बाद में हमको प्रॉब्लम आती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि मेरे देश के दूर दराज गांव में रहने वाले, ऐसी जगह पर रहने वाले स्टूडेंट जो किसी कारण से अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उन लोगों के लिए उसको भी ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाना शुरू किया है ताकि उनको भी फायदा मिल सके और वो भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकें, IITs में जा सकें, मेडिकल कॉलेज में जा सकें, डॉक्टर इंजीनियर बन सकें, रिसर्चर बन सकें। ओके स्टूडेंट, तो अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर नॉन मेटल्स। अब इसकी एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि कार्बन इज नॉट बॉन्डेड ओनली विद द हाइड्रोजन, इट कैन मेक द बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स। सम नॉन मेटल के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। कुछ एग्जांपल्स इसमें मैं आपको नॉन मेटल्स के साथ लेता हूं कि नॉन मेटल के साथ ये कैसा बॉन्ड बना सकता है। जैसे एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपलसरी है, कार्बन कंपलसरी है। विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज आपने CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इज दैट द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? नेवर। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जी नहीं। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O में कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग किसके साथ है? डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं है।
इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, भले ही इसमें बीच में कार्बन है। ये बात 100% क्लियर रख लो स्टूडेंट। मान लो आपके पास है Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट, तो इसकी स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, यानी कि C डबल बॉन्ड ONA एंड एक ऑक्सीजन और तो ONA, ऐसा बनाओगे स्ट्रक्चर। तो आप बोलोगे सर यहां भी कार्बन है, तो इस कार्बन के कारण इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही डेफिनेशन में आपको कह दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज वेयर द बॉन्डिंग इज कंपल्सरी शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो चाहे वो कोई कार्बोनेट हो, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन होगा? जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, फिर बाकी के एलिमेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर आपने OH लगा दिया। अब यहां पर क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, लेकिन उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, ये फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करने लगा। ओके, तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि बाकी की बॉन्डिंग किससे सेटिस्फाइड हो रही है, एट लीस्ट वन बॉन्ड तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ये लिख करके रख लेना है। ओके स्टूडेंट, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। सपोज यहां पर आपने Cl लिया, तो H, H और H। एक्चुअली ये कंपाउंड आप देखो तो ये CH3Cl है, यानी कि क्लोरोमीथेन है, मिथाइल क्लोराइड है, IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन एंड कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। अब ये क्या है भाई, आगे बढ़ेंगे IUPAC नेम, तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा। कोई एक दिन में हम पूरी केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, ये मन से हटा दो कि पूरी केमिस्ट्री हम एक दिन में ही सीख जाएंगे। पूरी केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको 2 साल चाहिए। 2 साल मेरे साथ रहो, आपके काम की जितनी केमिस्ट्री है मैं आपको सिखा दूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और बढ़िया कैरियर बन जाएगा स्टूडेंट। ये है CH3Cl। तो यहां पर कार्बन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ एक तो है एटलीस्ट, फिर बाद में कौन है, क्लोरीन है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस, इतनी चीजें मैं लेकर के यहां पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसको पूरा कंटिन्यू करूंगा, छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखना, पढ़ना, रिवीजन करना और मेरे साथ बने रहना एडुकेयर के साथ। थैंक यू।